दोस्तों कोई बच्चा बड़ा होकर किस तरह का बर्ताव करेगा ये पूरी तरह से लगभग डिपेंड करता है उसके माता पिता के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से वो उसे पाले पोसेंगे और जिस तरह का वो उसे ज्ञान देंगे उसे ही चलकर वो आगे यूज करने वाला होगा। लेकिन काफी सारे पेरेंट्स ऐसे भी मौजूद हैं जो कि अपने बच्चे को किसी जानवर से कम नहीं समझते और वो उन्हें इतना टॉर्चर करते हैं कि वो टॉर्चर जानवरों के लिए भी काफी ज्यादा होता है। और बिल्कुल ऐसी ही एक वीडियो हम लोग पहले भी बना चुके हैं जो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, और उसी के बिहाफ पर मैं आप लोगों के लिए एक केस और लेकर आया हूं जहां पर इस बच्चे का भी हाल उस जैसा ही था, लेकिन इसने आगे चलकर जिस तरह के कारनामे रच कर दिखाए और जिस तरह से इसका पालन पोषण किया गया था वो सारी की सारी चीजें इसके दिमाग को प्रभावित करती हैं। और उसके बाद ये जो बनकर सामने आया उसे देखकर सबका दिल दहल गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, कौन था ये बच्चा, इसने आगे चलकर क्या किया, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे सोल्ड अनसोल्ड केस और मिस्टीरियस केस में यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि जब तक किसी कपल की शादी नहीं हो जाती, जब तक वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो वो एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है तो दोनों ही तरफ से काफी सारी ऐसी सच्चाइयां सामने आने लगती हैं जिसके कारण उनका बसा बसाया घर उजड़ने लगता है। पहले तो वो एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब वो आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं तो पता नहीं इन लविंग बर्ड्स के बीच नफरत कहां से पैदा होने लगती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 19 साल की मिशेल के बारे में, जो कि बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया में रहा करती थी। उसे एक लड़के से प्यार होता है और दोनों के दोनों लविंग बर्ड्स शादी कर लेते हैं। और शादी करने के कुछ ही दिनों बाद उनके घर पर एक लड़का हुआ। उन दोनों ने उसे भी काफी ज्यादा प्यार दिया। लेकिन जैसे ही मिशेल दोबारा से प्रेग्नेंट हुई अपने अगले बेबी के लिए, तो अब की बार उसके और उसके पति के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयां होने लगी। उसके पति के बारे में बात करें तो उसका नाम किसी भी फाइल या फिर डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं, जिसके कारण उसका असल नाम किसी को नहीं पता। लेकिन जो उसने हरकतें की थी वो काफी ज्यादा बेकार थी, क्योंकि अब तक जब तक कि मिशेल दोबारा से अपने नए बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हुई तब से उनके बीच काफी ज्यादा लड़ाइयां हो रही थी। और कभी कभार ये लड़ाई आपस में हाथापाई का भी रूप धारण करने लगी। मिशेल 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब मिशेल के पति ने गुस्से गुस्से में मिशेल के पेट पर एक लात मार दी। उसने ये बात भी नहीं सोची कि उसकी पत्नी अब प्रेग्नेंट है और वो ये सब क्या कर रहा है, लेकिन उसने ये कांड रच दिया। मिशेल के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगा तो वो डॉक्टर के पास जाती है और वहां से काफी नॉर्मल दवाइयां लेकर वापिस अपने घर पर आ गई। इस घटना के 1 महीने बाद ही मिशेल की डिलीवरी हो गई और उसे एक बेबी बॉय हुआ। लेकिन जब ये डिलीवरी हो चुकी थी तो डॉक्टर्स ने पाया कि इस बच्चे के कान पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम उस टाइम आई थी जब मिशेल के पति ने इसके पेट पर लात मारी थी। और उन लोगों ने इस लड़के का नाम जेमी ओसुना रखा। जब से ये लड़का उनकी जिंदगी में आया था उसके बाद मिशेल का पति और ज्यादा इरिटेट रहने लगा और वो पूरा का पूरा दिन गुस्से में रहता, अपने दोनों बच्चों को पीट देता और इसके अलावा वो मिशेल को भी नहीं बख्शा करता था। और इसी तरह कुटते पीटते मिशेल और उसके दोनों बच्चे काफी ज्यादा जब परेशान हो चुके थे तो आखिरकार उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि मिशेल को अपने पति से डिवोर्स ले लेना चाहिए। मिशेल डिवोर्स ले भी लेती है और उसके बाद वो एक सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों को पालने लगती है। लेकिन ये उसके लिए काफी ज्यादा एक मुश्किल भरा टाइम था, जिसके कारण वो बाहर जाकर काम भी करती है, अपने बच्चों को भी संभालती है। और इसी बीच उसकी मुलाकात जेफ नाम के एक व्यक्ति से हुई। ये दोनों ही एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कुछ ही दिनों बाद जेफ ने मिशेल के साथ शादी कर ली। वो उसके साथ रहकर काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जब पता चलता है जेफ को कि ये अपने साथ अपने बच्चों को भी मेरे घर पर लाने वाली है तो वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज हुआ। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसे मिशेल काफी ज्यादा पसंद थी और देखा जाए तो वो उसके बच्चों को भी नहीं पालना चाहता था। मिशेल जेफ से शादी करके काफी ज्यादा खुश थी कि अब मेरे बच्चों को एक पिता मिल जाएगा, मुझे घर मिल जाएगा, उसका पति मिल जाएगा और सारी की सारी खुशियां अब उसे मिलने वाली हैं। लेकिन जेफ भी फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और वो इस बात को देख रहा था कि हाँ मिशेल मेरे साथ है, लेकिन देखा जाए तो इसके साथ इसके 2 बच्चे भी आ चुके हैं और उन्हें अगर मैं देखूं तो वो तो फ्री फंड में इसके साथ साथ यहाँ पर आ पहुंचे और वो उनसे काफी ज्यादा नफरत करने लगता है। कुछ दिन और बीतने के बाद जेफ को ये बात लगने लगी कि मुझे इन दोनों लड़कों को यहाँ से निकाल देना चाहिए, लेकिन इनके साथ अगर देखा जाए तो मिशेल भी जाएगी और वो तो मेरी जान है। वो अक्सर उन दोनों ही लड़कों को फिजिकली
फिजिकली काफी ज्यादा टॉर्चर किया करता था और मिसाइल भी आधी बार तो आकर उन्हें बचा देती, लेकिन हमेशा वो उनके साथ नहीं रह सकती थी और वो जेफ को समझाती कि ये भी तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हें इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आया जब वो सारी की सारी फैमिली मिलकर फिशिंग ट्रिप पर गई हुई थी और जब वो लोग फिशिंग ट्रिप से वापस आ रहे थे तो जेफ काफी ज्यादा छोटा था, वो शायद 2 साल का ही था उस टाइम, जब वो काफी ज्यादा रोने लगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उन्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं होता कि कब उन्हें रोना है और आखिरकार रोना भी है तो क्यों रोना है। कि वो गाड़ी में बैठकर सिर्फ रो रहा था कि जेफ को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि ये मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा है, तो उसने चलती गाड़ी से उस 2 साल के बच्चे को उठाकर नीचे फेंक दिया। उसकी माँ भी उसके साथ ही थी और इस बात को देखकर वो जेफ के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है कि ये एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा देखा जाए तो उसे किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और तुम तो इतने बड़े हो, कम से कम तुम्हारे अंदर तो दिमाग होगा। वो इस बात को बोलकर गाड़ी रुकवाकर जैसे ही जैमी को जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि इसे कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई और उसे छोटे मोटे सिर्फ खरोंचे आई है। वो उसे पूरी तरह से चेक करने के बाद कि इसे कोई ज्यादा बड़ी चोटें नहीं आई हैं, उन्हें छोटी मोटी पट्टी करवाकर वापस अपने घर पर लेकर जाती है। और अभी भी जेफ उन बच्चों पर काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। मिसाइल ने सोचा कि अगर मैं इसे भी डिवोर्स दे देती हूँ तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा और बाहर का स्ट्रगल वो लोग पहले ही देख चुके थे। तो मिसाइल ने ये डिसाइड किया कि वो जैमी के दादा दादी के पास उसके बड़े भाई को भेज देंगी और वो ऐसा ही करती हैं, जिसके बाद उसके दादा दादी ने भी कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम इसे हमारे पास भेज दो, हम लोग इसका पूरे अच्छे से ख्याल रखेंगे। जैमी के बड़े भाई को तो भेज दिया गया, लेकिन जैमी, उसकी मां मिसाइल और जेफ अभी भी उस घर में रहा करते थे। मिसाइल अब थोड़े दिनों बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंता में थे कि अब ये जो आने वाला बच्चा है इसके साथ ये बंदा कैसा बर्ताव करेगा, क्योंकि ये जैमी को तो काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। लेकिन इस बात को सुनकर जेफ काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि मैं इसका तो पूरा ख्याल रखूंगा, आखिरकार ये मेरा बच्चा है और मैं ही इसका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। अब तक जैमी 5 साल का हो चुका था कि वो फ्रिज से निकालकर एक चीज को खा ही रहा था कि तभी जेफ वहां पर आ पहुंचा और उसने कहा कि लगता है तेरे को कुछ ज्यादा ही भूख लगी है, सुबह देखा जाए शाम को देखा जाए तो तू पूरा दिन खाता पीता रहता है और क्या तेरा पेट नहीं भरता। और इस टाइम उसके खाने के भी उन लोगों ने काफी ज्यादा बुरी हालत कर रखी थी, क्योंकि जब भी सुबह शाम उसको खाना खिलाया जाता था तो जेफ और मिसाइल एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते और जेफ ने घर का ये नियम बना रखा था कि जब तक हम लोग, हमारा जो ये नया बेबी आ चुका है, ये हम तीनों के तीनों बैठकर आराम से खाना नहीं खा लेते तब तक तुम एक निवाला भी नहीं खाओगे और जब हम लोग खाना खा रहे होंगे उस टाइम तुम एक कॉर्नर में खड़े होकर हमें खाना खाते हुए देखना। ये सारी हरकतें उसके साथ उसी टाइम से शुरू कर दी गई जब वो सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 साल का था। जब वो पूरी फैमिली खाना खा लेती तो उसके बाद जैमी को खाना दिया जाता और वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, वो भी डायरेक्ट फ्लोर पर डालकर, चाहे कुछ खाने का हो या फिर कोई नॉर्मल चीज ही क्यों ना हो। जेफ सीधा उसे फ्लोर पर डाल देता और उसके बाद जैमी, जो कि 4 से 5 साल का अभी हुआ था, वो उसे फ्लोर से उठाकर बड़े ही मुश्किल से खा पाता। अब की बात करें, जब उसे फ्रिज से खाना निकालते हुए जेफ ने देख लिया था तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने, जब बाहर बारिश हो रही थी तो जैमी को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलने के बाद जैमी बड़े ही बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है। उसने कहा कि बाहर मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है और प्लीज मुझे अंदर ले लीजिए। मिसाइल को जब इस बारे में पता चला तो वो जेफ के साथ लड़ाई करने लगती है और लड़ाई के बीच जेफ घर के ऊपर चला जाता है। वो दोनों ही लोग लड़ाई करते करते घर के ऊपर चले गए और जब लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी कि इस लड़के को अंदर लिया जाए या ना लिया जाए और जो वो टॉर्चर उसे कर रहा है उसका लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, तो जेफ ने जाकर उस खिड़की को बड़े ही जोर से दे मारा जिसके जस्ट नीचे जैमी खड़ा हुआ था और उस खिड़की में कांच लगा हुआ था। जैसे ही उस खिड़की को तेजी से मारा गया तो उसका कांच टूट गया और वो कांच चकनाचूर होकर छोटे छोटे पीसेस में नीचे जाकर लगता है जहां पर एक 5 साल का बच्चा खड़ा है और ऊपर से जब रफ्तार से वो कांच उसके ऊपर आकर लगता है तो उसे काफी सारी चोटें आती है। मिसाइल सीढ़ियों से जल्दी से नीचे आती है और उसने आकर जब उसे चेक किया तो उसके शरीर पर काफी जगहों पर वो कांच चुभा हुआ था। वो उसे तुरंत लेकर डॉक्टर के पास गई और वहां पर जाकर जब उसका ट्रीटमेंट करवाया तो उसे लगभग ठीक होने में 1 महीना लग गया। जैमी काफी ज्यादा बुरे तरीके से मेंटली कमजोर होता जा रहा था
था क्योंकि पूरे तरीके से उसका पिता जेफ उसे कंट्रोल कर रहा था। खाने पीने के लिए वो लोग अच्छे से उसे नहीं देते थे और इसी तरह गिरते पड़ते उसकी जिंदगी कट रही थी। पहले तो वो अपने भाई के साथ थोड़ा टाइम बिता लिया करता था, लेकिन जब से उसका भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गया था वो पूरे तरीके से अकेला था और जेफ के लिए भी टारगेट बनाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा रह गया था। तो वो अपने तरीके से वो उसे टॉर्चर कर पाता, उसके लिए वो अपना बेस्ट दिया करता था। इसी तरह स्ट्रगल करते करते जैमी लगभग 11 साल का हो चुका था और अब उसे समझ आने लगा था कि इस बंदे के साथ जो कि हमारा पिता कहला रहा है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो उसने ये डिसाइड किया कि जो हमारे दादा दादी हैं मैं भी उनके पास जा रहा हूँ। और ये बात बोलकर मिसाइल को वो वहां पर चला भी जाता है। मिसाइल भी इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं करती है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा बदतर हालत होती जा रही थी। जैमी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पहुंच तो गया, लेकिन अभी तक वो मेंटली काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि किसी व्यक्ति के साथ, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, अपनी नॉर्मल जिंदगी में वो क्या कर रहा है और उसे अपनी जिंदगी में आगे चलकर क्या करना है। तो वो वहीं पर एक व्यक्ति के साथ लड़ाई कर लेता है और उसने गुस्से गुस्से में अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके पेट में छुरा घोंप दिया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर के लोग कितने अच्छे भी होते हैं और कितने बुरे भी, क्योंकि वो अब तक कुछ ऐसे ही माहौल में पैदा हुआ था जहां पर उसे सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन करनी थी और इसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि इसके लिए वो क्या करने वाला है। एक व्यक्ति को चाकू मारने के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर मुकदमा चलता है और उसे 4 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल से जब वो 4 साल बाद वापस बाहर निकला तो वो 19 साल का हो चुका था और वो पूरे तरीके से बदल चुका था। बाहर आते ही वो अपने दोस्तों से मिलता है और उनसे पता चलता है कि उनमें से एक दोस्त के घर पर आज पार्टी है और उसे इसने इनवाइट किया है। तो वो वहां पर जा पहुंचता है अपने दोस्त के घर पर पार्टी के लिए। आमतौर पर अगर पार्टी में देखा जाए तो पिज्जा बर्गर वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी मॉम ने ये सारे के सारे अरेंजमेंट नहीं कर रखे थे, जबकि उसकी माँ ने इस बात को पता होते हुए भी यहाँ पर काफी सारे बच्चे अभी अंडर एज हैं वहां पर शराब की पार्टी करना शुरू किया। उन सभी दोस्तों में कोई 15 साल का था, कोई 17 साल का, कोई 16 का और कोई 20 का। और इसी तरह जब वो पार्टी चल रही थी उन्हीं में से एक लड़का हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो इम्प्रेस हो गया उस लड़के की माँ से, जिसने कि अब यहाँ पर इस सारी की सारी पार्टी का तामझाम जचाया था। वो उसकी माँ को लेकर एक साइड में जाकर फिजिकल जब होने लगा तो वो लड़का वहां पर आ पहुंचता है और उसने देखा कि ये सब क्या चल रहा है। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आया और उसने उसे पकड़कर उस कमरे से बाहर निकाल दिया। और वो बाहर आकर जैमी से इस बारे में बताता है कि यार अंदर कुछ ऐसी हरकतें चल रही थी। जैमी को भी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि यार तू इसी का दोस्त है और इसी के घर पर आकर ये सारे कारनामे रच रहा है। तो जैमी किचन में जाता है और वहां से एक काफी बड़ा चाकू उठाकर वापस लाकर उस लड़के की कनपटी पर रख देता है और उनके बीच लड़ाई होने लगी। और इसी लड़ाई के बीच पुलिस वहां पर आ पहुंचती है। जैमी तब तक उस लड़के को काफी बुरे तरीके से मार चुका था और वहां पर पुलिस के आने के बाद जैमी को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरी तरफ उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो कि यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो कि अंडर एज हैं उसमें शराब बांट रही थी। जैमी को जेल भेज दिया गया, लेकिन इसके अलावा उस महिला के ऊपर भी काफी ज्यादा फाइन लगता है और फाइन भरने के बाद वो महिला जा पहुंचती है जैमी के पास जेल में ही, क्योंकि वो इसके ऐसे कारनामों को देखकर कि किस तरह का दिलेर ये बंदा है, इस चीज को देखकर वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और वो वहां पर उसके पास जेल में काफी बार मिलने के लिए जाने लगी। और इसी मुलाकात के बीच उन दोनों के बीच काफी ज्यादा प्यार बढ़ने लगा, जहां उस महिला का नाम जैन था और अभी वो 37 साल की थी। इन दोनों की एज के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन वो महिला तो पूरे तरीके से जैमी के ऊपर फिदा हो चुकी थी और उसने तो ये बात सोच ही ली थी कि वो तो इसी से शादी करने वाली है। जैमी के साथ भी ये घटना पहली बार घटी थी जब उसे कोई प्यार करने वाला मिला हो और सामने से ही उसे प्रपोज किया गया हो। तो जैमी ने भी इस बात के लिए हाँ भर दी और वो दोनों ही रिलेशनशिप में आने लगते हैं। जैमी जिस दिन जेल से छूटता है तो जैन वहां पर उसे पिक करने के लिए जा पहुंचती है, लेकिन वो उसके नए अवतार को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि अब तक जैमी ने अपने फेस पर काफी सारे टैटू मंडवा लिए थे। वो उसके ऐसे रूप को देखकर पहले तो घबरा गई और उसके बाद वो काफी ज्यादा नॉर्मल हो गई जब उन लोगों ने आपस में बातें करनी शुरू की। कुछ देर तक तो यूं ही वो लोग बातें करते हैं और उसके बाद जा पहुंचते हैं एक होटल में जहां पर वो फिजिकल हुए।
अब जेमी जेल से बाहर परमानेंट आ ही चुका था तो वो अक्सर उस महिला से मिलने के लिए वहां पर जाने लगा और देखते ही देखते वो अपने ही दोस्त का पिता बन गया। कुछ ही दिनों बाद जैन काफी ज्यादा परेशान होने लगी और जेमी ने जब पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है तो उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जेमी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। और जेमी की ऐसी बातें सुनकर जैन भी काफी ज्यादा खुश हुई और फाइनली उन्होंने फरवरी 2010 में शादी कर ली। जेमी अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था और इस बात को देखकर जैन भी काफी ज्यादा खुश हुई। वो लोग अपने बच्चे के बारे में काफी सारे प्लान बनाते हैं और जब उसे इसी तरह बेबी मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने उसकी काफी दिनों तक यूं ही केयर भी की। लेकिन प्यार धीरे धीरे कर खत्म होने लगा, जिस तरह के इसके पिता के साथ और इसकी माँ के साथ हुआ था। और इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद वो जैन को और उसके बच्चे को, यानी कि अब तो उन दोनों का ही वो बच्चा था, उन दोनों को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा। और वो पूरे तरीके से एक ही बात चाहता था कि जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ वो तुम किया करो और तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो। जैन इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन फिर भी वो उन्हें टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। और एक दिन तो ऐसा आया जब उसका बच्चा सिर्फ और सिर्फ 1.5-2 साल का रहा होगा, उसने उसे उठाया और नीचे फेंक दिया। इस बात को देखकर जैन भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने फटाफट जाकर किचन से एक चाकू उठाया और उसे लाकर जेमी की गर्दन पर रख दिया। तुमने मेरे बच्चे के साथ ये सारे क्या करने की सोची? अभी तक हम लोग तुम्हें पूरी तरीके से सहन कर रहे थे, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सारे के सारे कारनामे अब तुम्हारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तुम मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। ये चाकू दिखाते ही जेमी बुरे तरीके से डर गया और वो वहां से निकलकर अपने दादा दादी के यहाँ पर पहुंच जाता है। जब वो अपने दादा दादी के यहाँ पर पहुंचा तो उसकी दादी ने पहली नजर में उसे देखकर कहा कि बेटा तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है और अपने फेस पर तुमने इतने सारे ये टैटू क्यों बनवा लिए? वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और वो बताता है कि मैं अब यहाँ आप लोगों के साथ ही रहने वाला हूँ। वो अपने दादा दादी के यहाँ पर आ गया, लेकिन वो किसी को यहाँ पर टॉर्चर नहीं कर सकता था, तो उसने मैसेज करना शुरू किया जैन के पास। उसने जैन को काफी सारे मैसेज किए कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को उजाड़ दूंगा, और इसके साथ ही काफी सारे और भी धमकी भरे मैसेजेस। पहले तो जैन भी काफी ज्यादा घबरा गई कि यार ये किस तरह के मैसेजेस मेरे पास भेज रहा है, और कुछ दिनों तक ये मैसेज इसी तरह आने के बाद जैन भी ये इस बात सोच लेती है कि ये बंदा इसी तरह मुझे डराता रहेगा और मुझे इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों बाद जैन पाती है कि जैमी उसके घर के आसपास कहीं ना कहीं उसे दिखाई देने लगता है और अक्सर वो उसे घर की खिड़की से अंदर देखते हुए नजर आता, लेकिन जब वो बाहर जाती तो वो वहां से चला जाता। और इसी तरह कुछ दिन और बीतने के बाद आखिरकार वो जा पहुंचती है पुलिस स्टेशन और उसने सारी की सारी अपनी कहानी बताई। और पुलिस वालों ने भी कहा कि मैम आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अगली बार जब इस बंदे को आप देखेंगी तो हमें कॉल कर दीजिएगा और हम वहीं पर आकर इसे दबोच लेंगे। और इसी तरह के हादसे जब हो रहे थे तो एक रात ऐसी भी आई जब जैमी ने जैन के पास कॉल किया और उसने कहा कि जरा टीवी को ऑन करके देखो, मैंने मोरोटल होटल में एक लड़की को मार डाला है और बिल्कुल ऐसा ही हाल मैं तुम्हारा भी करने वाला हूँ। ये बात बोलकर उसने फोन तो काट दिया, लेकिन जैन जब जाकर ये न्यूज देखती है तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इस घटना के 5 दिन बाद ही एक होटल से पुलिस वालों के पास फोन गया और उन्होंने बताया कि हम लोग रेगुलर सफाई के लिए रूम में गए थे और वहां पर हम लोगों ने एक लड़की को मृत पाया। पुलिस वहां पर जाती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उन लोगों के हाथ कुछ खास चीजें नहीं लगी। लेकिन पुलिस के पास जैन ने उस टाइम फोन जरूर कर दिया था जबकि जैमी का उसके पास कॉल आया था और उसने बताया था कि इस तरह होटल में उसने कुछ ऐसा कारनामा रच रखा है। और पुलिस उस होटल में भी जाकर चेक करती है कि यहाँ पर कुछ है तो नहीं, लेकिन उन्हें उस टाइम कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन उस घटना के आज 5 दिनों बाद वो लोग एक ऐसी ही सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। पुलिस इस केस को जैमी से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पहले तो कुछ मामला समझ में नहीं आया और उन लोगों ने जैमी को भी इस बात के लिए पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया और जैमी ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। लेकिन पुलिस जब और ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस वालों ने पाया कि जो ये महिला मारी गई है इसका फेस बिल्कुल जैमी की वाइफ से मिलता है। तो उन लोगों ने टारगेट अपना जैमी को ही बनाया और वो लोग उसे पूछताछ के लिए अपने पास लेकर आते हैं। फिर से जैमी ने अब की बार फिर से मना कर दिया और पुलिस ढूंढने लगती है ऐसे सबूत जो कि इस बात को साबित कर सकें कि जैमी या तो गुनहगार है या फिर बेकसूर। और इसी बीच एक न्यूज रिपोर्टर जैमी का इंटरव्यू लेती है
और जैमी से जब उसने पूछा कि आपके ऊपर इस तरह केस चल रहा है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे, तो जैमी ने साफ ये बात बोल दी कि हाँ वो सब मैंने ही किया था। और आपको एक और सीक्रेट बात बताऊं, वो ये कि मैंने इसके अलावा भी 2 लोगों को निपटा रखा है। और जब इंटरव्यूअर ने ये बात पूछी कि वो कौन है, तो जैमी ने उसे बताने से मना कर दिया। I'm sadistic. I really don't care. I'll do it and I'll do it again over and over and over. तो पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया और उसके ऊपर केस चलने लगता है। और इसी केस के बीच जब उसे कोर्ट में पेश किया गया और दूसरी तरफ उस महिला के घर वाले वहां पर केस के तौर पर आते हैं जो कि जैमी ने निपटा दी थी, तो ये उनके घर वालों को किसी भी तरीके से शर्म से या फिर सिर झुकाकर नहीं देखता, जबकि जैसे ही वो उस कोर्ट रूम में आए तो उसने उन्हें हेलो कहा। ये बात देखकर विक्टिम के घर वाले भी रोने लगे कि आखिरकार किस दरिंदे के हाथ हमारी लड़की फंस गई थी। और इस घटना के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उसकी हरकतें काफी ज्यादा अजीब थी और वहां पर मौजूद जज को भी ये लग रहा था कि ये थोड़ा सनकी से टाइप का है, पागल सा व्यक्ति है, तो इसे हमें अकेले ही रखना चाहिए। और वो उसे अकेले ही उम्र कैद के लिए भेज देते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक उसे अकेला रखने के बाद आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति को उसके पास भेजा जाता है जो कि पिछले 17 सालों से यहाँ पर जेल में था और कुछ ही दिनों बाद वो पैरोल पर बाहर जा सकता था। तो उसे उसके रूम में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस घटना के लगभग 2 ही दिन बाद पुलिस वालों ने पाया कि जैमी और उस व्यक्ति के बीच लड़ाई होती है और जैमी ने उस व्यक्ति को बुरे तरीके से फाड़ दिया, जिसके इंटरनल ऑर्गन्स अलग अलग जेल की उस सेल में पड़े हुए थे। और इसके अलावा जैमी ने अपने गले में एक ज्वेलरी पहनी हुई थी और उसकी ज्वेलरी को बड़े ही ध्यान से देखा तो पुलिस वालों ने पाया कि जैमी ने पहले तो इस व्यक्ति को खतरनाक तरीके से मारा होगा और उसके बाद इसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को इधर उधर फेंक के बाद इसके शरीर की जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उनसे इसने अपना ये नेकलेस बना लिया। जैमी की ऐसी हरकतों को देखकर जैमी को एक ऐसे सेल में भेजा गया जहां पर पूरे तरीके से पूरे रूम में सिर्फ एक ही वो बंदा था और उसके ऊपर नजर रखने के लिए 2 गार्ड हमेशा उसके बाहर रहने लगे। इस व्यक्ति के ऊपर भी उसने काफी ज्यादा बुरे तरीके से हमला किया था। तो ये केस भी कोर्ट में चलता है और अभी तक इसका किसी भी तरह का कोई डिसीजन सामने नहीं आया है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जैमी की ऐसी हालत के लिए आखिरकार कौन जिम्मेवार है? खुद जैमी, उसके पिता या फिर उसके हालात? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट बैड बॉयज को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।